नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो फाइनली मारा गया आदमखोर गुलदार। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि कल गजल्ड गांव पौड़ी में जो आदमखोर जिसने एक 42 वर्षीय व्यक्ति को अपना निवाला बना दिया था, क्योंकि मंदिर से पूजा करके घर लौट रहे थे और उसने रास्ते में अचानक आक्रमण करके उनको जो है मार डाला था। और उसके बाद वहां के लोग जब उच्च अधिकारियों के सामने अपना क्रोध प्रकट करने आ रहे थे, जब उच्च अधिकारियों ने वहां का भ्रमण किया, जो डीएम पौड़ी थे और वन विभाग के उच्च अधिकारी थे, जब उन्होंने उस गांव का निरीक्षण किया तो लोगों की समस्याएं सुन ही रहे थे, लोगों के क्रोध का वो सामना कर ही रहे थे कि उसी दौरान अचानक एक बार फिर से गुलदार ने जो है किसी बकरी पर हमला करके और उसको भी अपना निवाला बना दिया। तो फिर जाके क्या होता है कि वैसे तो हमारी सरकार के नियम होते हैं कि भाई कोई जब मतलब जानवर होता है तो उसको आदमखोर तब घोषित किया जाता है जब वो 2-3 या इस तरह से मार कर दे, मतलब जब वो 2-3 मार से ज्यादा कर ले या फिर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो तब जाकर उसको जो है वो आदमखोर घोषित किया जाता है। मगर चूंकि ये मामला इतना वो बन गया था प्रेशर वाला कि जब वहां पे उच्च अधिकारी आए, लोगों के सामने ही बाघ ने जो है फिर से बकरी को अपना निवाला बना दिया, तो तब जाकर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उच्च अधिकारियों पे एक दबाव पड़ा, जन दबाव, पब्लिक का दबाव और थोड़ा सा पॉलिटिकल दबाव भी मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे जो लैंसडाउन विधानसभा के जो विधायक हैं महंत दिलीप रावत जी, तो उन्होंने भी इन घटनाओं के चलते और सरकार की लापरवाहियों को देखते हुए ये बोला था कि अगर इस पे शीघ्र कोई एक्शन नहीं लिया जाता इन मामलों पे, जो मतलब वन्य जीवों के साथ मानवीय संघर्ष जो आजकल चल रहा है, तो अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती है तो वो ऐसे सरकार के विधायक रहने से अपना इस्तीफा देना उचित समझते हैं। तो जब उन्होंने भी ये बात कही तो यकीनन पार्टी पे कोई फर्क पड़ा होगा और हम बिल्कुल उनका ये स्वागत भी करते हैं कि उन्होंने इस तरह से जन समर्थन में और जनहित के लिए उन्होंने ये बात बोली और उनको भी पता है कि जनता ने उनको उनकी रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए चुना है। ऐसे में उनका प्रथम दायित्व उनको याद आया और उन्होंने उसको प्रयोग भी किया, सरकार को थोड़ा सा बाध्य भी किया, सरकार को अपनी मांग और अच्छे से मनवाई और अंततः आदमखोर घोषित हुआ गुलदार और उसको शूट कर दिया गया। तो सबसे पहले तो उच्च अधिकारियों को भी धन्यवाद और वहां के गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई कि भाई चलो, मतलब थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ नुकसान हुआ उसका बहुत खेद है, बट आगे से कम किसी अन्य परिवार के साथ शायद ऐसा न हो, इस बात की उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं क्योंकि आदमखोर मारा गया। तो साथियों, अब मैं थोड़ा सा आपको गांव के विषय में कुछ आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहूंगा। वैसे तो हमारे उत्तराखंड में मोस्टली लोग गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बहुत समय से गांव से बाहर हैं या कुछ लोग मैदानी क्षेत्र में हैं और गांव के परिवेश, माहौल या गांव के दिनचर्या से नहीं वाकिफ हैं, उनके सामने एक छोटा सा विवरण मैं रखता हूं। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। एक जमाना था जब हम लोग और हमारे पूर्वज कहते थे कि अपने गांव में रहना है, बाहर नहीं जाना है, गांव गांव होता है, शहर से बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरी यहाँ की जलवायु होती है, मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, नज़ारे और रीति रिवाज के मामले में गांव बहुत अच्छा होता है। गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के काम आते हैं, सुख दुख में, हर चीज में। तो गांव की एक परंपरा जो थी वो एक बहुत यूनिक थी, बहुत अलग थी। सब लोग गांव की परंपरा पर गर्व करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा है कि लोगों का रुझान गांव के प्रति कम देखने में मिल रहा है। मतलब धीरे धीरे जो है वो लोगों का रुझान गांव के प्रति खत्म होता जा रहा है और वो पुरानी परंपरा अब बिल्कुल लुप्त होती हुई नजर आ रही है, जो एक जमाने में गांव वासियों में गांव के प्रति हुआ करती थी। अलग अलग कारण हैं, बहुत से लोग कुछ अलग मानते हैं, मगर इसका जो एक कॉमन कारण देखने में आते हैं, मतलब जो इसका जो प्रमुख, पहले जो कुछ प्रमुख कारण जो हमें मिलते हैं, हम समझते हैं। पहली बात, सरकार गांव के लिए कुछ कर नहीं पाई है। कागजी आंकड़े सरकार के भले कुछ भी कहते हों, मगर गांव में आज भी जमीनी तौर पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब जो विकास हुआ है वो बिल्कुल
ना के बराबर है। सरकार ने गांव के लिए एक एक से योजनाएं तो बनाई, मगर धरातल पर उनको लागू नहीं कर पाई। योजनाएं केवल कागजों में बनी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, मगर गांव वालों को कभी भी कोई योजना सुविधा अनुसार नहीं मिली। दूसरी बात, सरकार ने गांव में कभी भी रोजगार के कोई ऐसे साधन उपलब्ध नहीं किए। मनरेगा जैसे निधियां चल रही हैं गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, बट वो भी करप्शन की भेंट ज्यादा चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यदि मनरेगा की कोई भी पॉलिसी या कोई भी योजना 2 लाख 1 लाख रुपए की स्वीकृत होती है, तो वो जितने अमाउंट में भी स्वीकृत होती है, गांव में केवल और केवल उसका 30% ही पहुंच पाता है। आज भी ये सच्चाई है, और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ। और मैं ये बात केवल अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास आरटीआई के जो आंकड़े हैं उनमें जो बजट दिखाया गया है, और चूंकि मैं गांव में रहता हूँ, गांव के कामकाज, बजट और सभी चीजों को समझता हूँ, तो उनमें आरटीआई के आंकड़ों में जो बजट दिखाया है गांव पर, उसका 30% खर्च किया गया है अधिकारियों के द्वारा। गवर्नमेंट की क्या इशू है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऊपर से क्या करती है क्या नहीं करती है, ये हम गांव वाले नहीं जानते। मगर सिर्फ इतना जानते हैं कि धरातल पर कितना खर्च हुआ। बोर्ड आपको 2 लाख रुपए का लगेगा, मिलेगा, लेकिन धरातल पे काम केवल 30% का मिलेगा। क्यों? वो ऑन ग्राउंड में काम की गुणवत्ता देखकर कोई भी समझ सकता है। अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करके भी जाते हैं, निरीक्षण में वो 50 मीटर रास्ता चाहे वो देखेंगे, लेकिन उनका जो एमबी बनती है, जो कागजी जो आंकड़ा उनका बनता है, वो हमेशा उतना बनता है जितना एमबी के हिसाब से सरकार का मानक दिया रहता है। मतलब धरातल पर काम कुछ और रहता है, कागजी आंकड़े कुछ और कहते हैं, और कोई इन पर ध्यान देने वाला नहीं है। अगर एक कोई भी सामान्य जागरूक नागरिक कभी इस पे आवाज उठाता है, आरटीआई जैसे मुद्दों का प्रयोग करता है, तो वो शासन से हार जाता है। क्यों? क्योंकि शासन की बहुत बड़ी चेन रहती है, ऊपर से नीचे तक, और हर एक अधिकारी जो है बात को दबाने में लगे रहते हैं। अब एक या दो जागरूक नागरिक और शासन की इतनी बड़ी चेन, तो कैसे संभव होगा उनके लिए उनसे जीतना। फिर दूसरी बात, समाज में जो जनता होती है, हर एक जागरूक नहीं होता है, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं होता है, कोई कहता है छोड़ो जो भी हो रहा है, तो तरह तरह की सोच है। इस कारण अधिकारियों की ये चेन सब पर भारी पड़ती है। तो रोजगार का अभाव, ऊपर से सरकार की अनदेखी, ये भी एक कारण है कि गांव में आज लोग पलायन पर हैं और गांव गांव लुप्त हो गए हैं। उत्तराखंड के बहुत से गांव जो है अब केवल ढांचे से रह गए हैं, अभी तो वहां आबादी बिल्कुल भी नहीं है। एक और कारण ये भी है कि समय के साथ साथ अब वहां पर, क्योंकि जैसे ही वहां पे मानवीय संसाधनों की कमी, यातायात की जरूरतें, और कोई भी संचार क्रांति हो, कुछ भी हो, इन चीजों का अभाव है, जिस कारण लोग अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए बाहर जा रहे हैं, बाहर सेटल हो रहे हैं, और गांव में जो लोग मजबूर बचे हैं वो जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं। अब जब वो जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले नहीं पा रही है। जहां का मामला हाईलाइट हो जाता है, जहां के मामले हाईलाइट हो जाते हैं और उच्च अधिकारियों के समक्ष लोग धरना लेकर आ जाते हैं, कोई ऐसी चीजें बड़ी हो जाती हैं, तब जाकर कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है, और उसके चक्कर में, जैसे कि ये गजल्ड गांव में ये गुलदार मारा गया, कुछ ऐसे एक्शन तब होते हैं। परंतु सभी जगह ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं कहीं स्थिति अलग होती है और हर कहीं भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। इसलिए हर जैसा, मतलब हर एक जगह एक जैसा प्रेशर भी क्रिएट नहीं हो पाता है, और वहां लोग इस तरह निवाले बनते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं रहता। इस तरह की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, गांव गांव यातायात से कनेक्ट नहीं होना, गांव में विभिन्न भौगोलिक कंडीशनों की परेशानी होना। और एक बात, यदि यातायात के लिए कभी सरकार पहल करती भी है, तो हमारे गांव में, हमारे मतलब जो आसपास के जो गांव होते हैं, हमारे ही गांव मतलब जो भी होते हैं हमारे समाज में, मैं किसी पर्टिकुलर गांव की बात नहीं कर रहा, बट हमारे समाज में जो हम लोगों के गांव होते हैं, वही एक दूसरे के विकास में रोड़ा बन जाते हैं। कैसे? यदि सरकार आपके गांव तक रोड देती है, तो आसपास के गांव जो कि रोड से टच हुए होते हैं, वो खुद अपनी जमीन देने से मना कर देते हैं। वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि उनके गांव में भी जो रोड आई है वो भी किसी की जमीन से आई है, उसके लिए भी किसी ने जमीन दी है, कुछ ना कुछ त्याग किया है, तब जाकर वो
इस सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं। मगर नहीं, जब ये सुख सुविधा उनके घर तक पहुंच जाती है तो वो इन बातों पर मिट्टी डाल देते हैं और अपना वही रूढ़िवादी रवैया अपना लेते हैं कि जी नहीं, हम जमीन नहीं देंगे, हमारी जमीन नहीं लेनी है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, मगर गांव की इस रूढ़िवादी परंपरा से तो इसका ऑप्शन हो सकता है, मगर सरकार की उदासीनता और लापरवाही का ऑप्शन शायद ही जनता कर सके। केवल जनता के पास एक ऑप्शन होता है कि वो आने वाले 5 साल में सरकार बदल सकती है, लेकिन बदली हुई सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है। जनता केवल सरकारों के बारे में सोचते हुए रह जाती है और नेता 5 साल में आकर उनको कन्वेंस करके बहला फुसला के अपना काम निकाल के फिर गायब हो जाते हैं। जनता जानवरों के निवाले, विकास से मार, संसाधनों से पिछड़ी हुई चीजों से जूझती रहती है, मगर सरकार अपना काम बना के निकल जाती है। तो इस तरह की बुनियादी समस्याएं हैं जहां लोग एक बार पहले गांव पर गर्व करते थे, गांव के प्रति, गांव में रहने में बड़ा खुश और आनंद महसूस करते थे, वहीं आज लोग गांव में रहने में अपने आप को बेइज्जत, लाचार, मजबूर, हताश और निराश महसूस करते हैं और गांव में रहना कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत बड़ी कमजोरी समझते हैं। तो सरकार इस धारणा को बदलने के लिए क्या करेगी? अब हमारे गांव के वो लोग 2027 में किस तरह की रणनीति बनाएंगे? क्या हमारे पास 2 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा कोई और भी विकल्प है? क्या वो विकल्प इतना मजबूत है कि आने वाले टाइम पे वो सत्ता परिवर्तन कर सके, उत्तराखंड या किसी राज्य की बागडोर संभाल सके, सत्ता परिवर्तन कर सके और सत्ता को चला सके? क्या उनके पास कोई इस तरह का कोई ठोस एजेंडा है, कोई ठोस फेस वैल्यू उनके पास है, कोई ठोस ऐसा कोई लीडर, ऐसी कोई रणनीति, पॉलिटिकल नीति उनके पास है? ये पता चलेगा आने वाले चुनाव में। तो आइए मंथन कीजिए, विचार साझा कीजिए और गांव में रहने के प्रति आपकी क्या सोच है इस बात पर अपनी राय भर भर के दीजिए। मैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।